सामान्यतया हर आदमी ये जानना चाहता है कि ये हेपेटाइटिस रोग क्या है। हेपेटाइटिस का सामान्य शब्दों में अगर बयान करें तो हम ये मानेंगे कि जब कभी किसी भी कारण से लीवर के जो कोशिकाएं हैं उनमें कोई भी संक्रमण होता है या उनमें कुछ प्रकार की दवाइयाँ या अल्कोहल की मात्रा से उससे नुकसान होता है और ये नुकसान वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करता है। उस सूजन के कारण ये कोशिकाएं मरती हैं और अंततः लीवर का फेलियर होना शुरू हो जाता है। इसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस कई कारणों से हो सकता है, उसमें से प्रमुख है वायरल हेपेटाइटिस। दूसरा है अत्यधिक शराब के सेवन करने से अल्कोहलिक या हेपेटाइटिस या शराब के कारण हेपेटाइटिस हो जाती है। डायबिटीज़ के मरीज, जो वजन वाले मरीज होते हैं, जिन्हें वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिन्हें हाइपरटेंशन है, जिन्हें थायराइड की बीमारी है, उनका लीवर भी सूजन हो जाती है और इस सूजन के कारण हेपेटाइटिस हो सकती है। वायरल हेपेटाइटिस क्यों प्रमुखता से हमें जाननी चाहिए? क्योंकि ये दो प्रकार से होती है। एक होता है हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि दूषित या संक्रमित जल से होता है। जब कभी हम किसी ऐसे पानी को पी लेते हैं, ऐसे खान पान वाली चीज़ों को ले लेते हैं, जैसे गंदे नाले में उगी हुई सब्जियों को हम सेवन करते हैं, वहाँ से हमें ये रोग के वायरस मिल सकते हैं। लेकिन ये हेपेटाइटिस ए और ई कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं, यानी करीब 8 हफ्ते 12 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी ये होते हैं संक्रमित रक्त से, और संक्रमित रक्त से होने के कारण ये दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब ये संक्रमित रक्त का उससे मिलाप होता है तो ये रोग फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी इसलिए प्रमुखता से खराब है क्योंकि ये 6 महीने से अधिक समय तक भी आपके शरीर में रह सकते हैं, और 6 महीने से अधिक समय तक आपके शरीर में अगर रहते हैं तो हर रोज कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, उनमें सूजन पैदा करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं और धीरे धीरे ये लीवर फेल होने लग जाता है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये क्या है। ये हेपेटाइटिस बी का वायरस बहुत ही सूक्ष्म होता है और ये संक्रमित रक्त, यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर से एक सुई की नोक के बराबर रक्त अगर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो ये उसे शरीर को संक्रमित कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हेपेटाइटिस बी HIV के वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा का शरीर में प्रवेश होना जरूरी है। ऐसा भी माना गया है कि, और ये पाया गया है कि एक दिन में हेपेटाइटिस बी से जितने रोगी मरते हैं विश्व भर में, उतने रोगी साल भर में HIV के कारण मरते हैं। इसलिए हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस HIV से बहुत ज़्यादा संक्रमण करने वाला है और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। दूसरी बात हमें ये जाननी होती है कि विश्व भर में करीब करीब 30 से 40 करोड़ लोगों में इस संक्रमण है, और इस देश में, भारतवर्ष में करीब 5 से 6 करोड़ व्यक्तियों को ये संक्रमण है। लेकिन जिन्हें संक्रमण है सब में रोग नहीं होता, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्तियां जो होती हैं वो हेपेटाइटिस बी को फैलने से शरीर में रोकती है और वायरस को अपने नियंत्रण में रखती है, उनकी मात्रा नहीं बढ़ने देती, इसलिए लीवर में सूजन कम हो जाती है। लेकिन जब कभी ये संक्रमण की और इस वायरस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति में नुकसान हो सकता है। अब ये जानकारी करना भी बहुत जरूरी है कि ये संक्रमण फैलता कैसे है। देखिए, आपसे जैसे बात हुई कि संक्रमण किसी दूषित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के अगर उसमें से सुई की नोक के बराबर भी रक्त आपके संपर्क में आ जाता है तो ये रोग हो सकता है। तो आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में जो नीडल्स या सुइयां हम लगाते थे वो एक ही सुई से हम कई लोगों के इंजेक्शन लग जाते थे। उसे बॉईल करके स्टरलाइज करने का जो तरीका था वो भी गलत था। आज डिस्पोजेबल सिरिंजेस उपयोग करते हैं, इसलिए जरूरी है कि जब कभी आप इंजेक्शन लगाएं नई सुई से लगाएं, अच्छी प्रकार से स्टरलाइज की हुई निडल से लगवाएं, किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति से आप ये निडल का उपयोग ना होने दें अपने। अगर संक्रमित रक्त जो होता है
जो कि ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत गरीब थे, पहले वो लोग रक्त देते थे और कुछ लोग रक्त खरीदकर उसको लगवाते थे। इससे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत ज्यादा फैलता था। लेकिन अब ये पाया गया है कि पूरे हिंदुस्तान में और विश्व भर में जब तक इस हेपेटाइटिस बी का टेस्ट न कर दिया जाए और अगर संक्रमित ब्लड है तो उसे फेंक दिया जाता है और आगे से ऐसे व्यक्ति का खून किसी और को नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा भी आप जब घर में हैं और आपका भाई, उसको कोई पता नहीं है कि उसे हेपेटाइटिस बी है, तो वो अगर शेविंग करता है तो शेव करते वक्त उसके जो शेवर है उसके ऊपर जो ब्लड लग जाता है, अगर वो टूथब्रश से अपने ब्रश करता है या उस समय जब ये वो शेव करता है तो उसके कट लग जाता है, वो अपना तौलिया उपयोग करता है, तो उस तौलिए का उपयोग अगर उसका भाई कर लेता है तो उसमें भी ये फैल जाता है। स्कूल में भी अगर आप देखेंगे कि कोई संक्रमित बच्चा है, उसको नहीं पता है कि वो संक्रमित है, अगर उसे चोट लग जाती है तो उस चोट लगे हुए स्थान पर दूसरा स्वस्थ बच्चा अगर हाथ लगा देता है तो हाथ के कटे हुए पोरों से, हाथ स्किन के थ्रू वो वायरस उसमें प्रवेश कर जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कहते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति से ये रोग फैलता है। लेकिन हिंदुस्तान में दो ही प्रमुख कारण हैं। पहला है बच्चों से बच्चों में, स्कूलों में फैलता है, इसलिए जरूरी है कि स्कूल के सारे बच्चों की हेपेटाइटिस बी के लिए जांच की जाए और उन्हें प्रतिरोधात्मक टीके लगाए जाएं ताकि संक्रमण विश्व भर से हट सके। दूसरा है गर्भवती महिलाएं, उन्हें भी नहीं पता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का रोग है या संक्रमण है। जब कभी वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्मते वक्त बच्चे के शरीर पर बहुत सारी चोटें लग जाती हैं, बहुत सारी चीजें घर्षण के कारण उस पर होती हैं और बच्चा खून से लथपथ होता है। वहां पर हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा फैलता है। हिंदुस्तान में इसे जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी मां से, संक्रमित मां से बच्चे तक होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और भी है कई सारे कारण, जैसे असुरक्षित यौन संबंध करने से। अगर किसी आदमी अपने पार्टनर, जिसको खुद को भी नहीं पता है, अपनी पत्नी से संपर्क करता है, या पति जो संक्रमित है अपनी पत्नी से संपर्क करता है, या मल्टीपल पार्टनर्स से करता है, या ऐसे व्यक्ति जो समलिंगी होते हैं जैसे पुरुष पुरुष से संबंध करता है, उन्हें भी ये रोग फैल सकता है क्योंकि उन्हें आपस में नहीं पता होता है। इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स, यानी आज की तारीख में आप देखेंगे विश्व भर में ऐसे लोग बहुत बढ़ गए हैं जो कि ऐसी प्रतिबंधित दवाइयों का उपयोग करते हैं, दवाइयां तो नहीं कहना चाहिए, ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जिनके हेरोइन का उपयोग करते हैं। तो एक ही सिरिंज में भर के सब लोग अपने हाथों में लगाते रहते हैं। इसी से बहुत ज्यादा ये रोग फैलता है। अगर ये रोग फैलता है तो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच भी जाता है, लेकिन उसे पता नहीं पड़ता कि वाकई उसे ये रोग फैल चुका है, क्योंकि ये धीरे धीरे वायरस अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है और 6 महीने के बाद में पहली बार उसे पता पड़ता है, और पता तब भी पड़ता है जब उसको पीलिया हो जाए। लेकिन अगर उसे पीलिया होता ही नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि सारे इन्फेक्टेड लोगों में पीलिया नहीं होता, तो किसी रोग का लक्षण किसी आदमी को नहीं पता है, तो जब उसे पता ही नहीं है तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस देश में भले कितना ही पैसा खर्च हो जाए, हम सबका ये प्रमुख ध्येय होना चाहिए कि हम जन जागरण करें। जैसे हमने HIV के लिए किया है वैसा ही हम हेपेटाइटिस बी के लिए करें। पोलियो एक ऐसा रोग था जिसके लिए पूरे लोगों ने अपनी जी जान लगा दी, और आज आप देखेंगे कि विश्व पोलियो से संक्रमण से मुक्त है। तो आइए हम सब भी एक प्रण करें कि इस विश्व से हम हेपेटाइटिस बी का संक्रमण पूर्णतया गायब कर दें, उससे हिंदुस्तान विश्व से इसको उन्मूलन कर दें, और विश्व उन्मूलन ही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें ऐसे व्यक्ति जिन्हें हमें परिवार में पता हो कि इसे हेपेटाइटिस बी हो गया है, या हम कभी किसी भी ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, या हम अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या हम अपने किसी भी कारण से रक्त का टेस्ट कराते हैं, तो हमें ये जागरूकता रखना चाहिए कि हम कहें कि हमारे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस का टेस्ट, सी का टेस्ट करें। ये आजकल इतना सिंपल हो गया है, इतना आसान हो गया है कि कम से कम पैसे में ही हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कार्ड टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो 99% टाइम ये पॉसिबल है कि आपको संक्रमण है। फिर भी इसे कंफर्म करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जा सकता है, जो कि थोड़ा महंगा होता है और सब जगह उपलब्ध भी नहीं होता, लेकिन कार्ड टेस्ट भी अपने आप में बहुत अच्छा टेस्ट है। तो जिस किसी व्यक्ति को आप ये सोचें, जैसे
गर्भवती महिलाएं, सबका टेस्ट होना चाहिए। ऐसे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें स्कूल के भर्ती होते समय जब हम उसका ब्लड ग्रुप करते हैं, उसी समय उसका हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा जब कभी किसी एक परिवार में किसी व्यक्ति को ये हेपेटाइटिस बी का संक्रमण का पता चलता है, तो सारे परिवार का जो जो उनके संपर्क में आते हैं उन सबका टेस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी हमें ये जानकारी करनी चाहिए कि इन सब व्यक्तियों में, जैसे किसी की डायलिसिस हो रहा है, कोई ऑपरेशन के लिए जा रहा है, इन सब का भी हमें हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करना चाहिए। और समाज के सारे प्रबुद्ध नागरिकों का ये कर्तव्य है, और डॉक्टर्स का विशेष तौर पे, कि अपने क्लिनिक में आने वाले, अपने जिस मरीज को भी आप देखते हैं उससे पहले कहें अपने हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाओ। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी आगे जानकारी करनी चाहिए। और आगे जानकारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वायरस अगर बहुत कम संख्या में, मान लीजिए 300 से कम है, तो यह समझिए वायरस की क्वांटिटी अगर 300 से कम है, तो आप ये मानिए कि उसमें संक्रमण बहुत कम है और वो संक्रमण फैला भी नहीं सकता, उससे खुद को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये टेस्ट, इस तरह का टेस्ट शुरू में 3-3 महीने के अंतर से 2 बार करना चाहिए, फिर 1 साल में 1 बार टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि 3 बार अगर टेस्ट करने से अगर 300 से कम आता है, इसका मतलब उसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस का संक्रमण अपने नियंत्रण में है, बॉडी के नियंत्रण में है, इसलिए उसे आगे कुछ इलाज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसकी वायरस की संख्या 20,000 से लेके 1 लाख तक है, तो इन सब व्यक्तियों को इलाज करवाना चाहिए। हम इस रोग से कैसे पता पड़ सकता है कि हमारे साथी लोग जो हैं, घर में हैं या कहीं पर भी हैं, उन्हें ये रोग है या नहीं है? मैं जो बात कर रहा था, सभी प्रबुद्ध नागरिकों का ये कर्तव्य है कि अपने समाज के, अपनी जाति के, अपने दोस्तों का, सबको एक जागरूकता फैलाएं। आओ हम सब टेस्ट कराएं। अगर हम टेस्ट नेगेटिव हैं तो हम अपने लिए टीकाकरण करें। टीकाकरण की बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी नवजात शिशु जिसकी मां का आपने टेस्ट नहीं किया है या टेस्ट किया है लेकिन वो पॉजिटिव थी, तब भी सभी बच्चों को हमें हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करना चाहिए। क्योंकि नवजात शिशु को आप न दें सौगात सोने के कंठहारों का, सौगात दें उसे एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, जिसके द्वारा वो अपने जीवन पर्यंत अपने सुरक्षा कवच का धारण कर लेगा, जैसे कर्ण ने किया था, उसमें सुरक्षा कवच था। इसलिए आए हम सब, किसी भी नवजात शिशु को अगर हमें कोई सौगात देनी है तो हम सबसे पहले उसे रुपए नहीं दें, उसे वैक्सीन की टीकाकरण का वायल दें, ताकि वो 3 टीके जरूर लगवा सके। 3 टीके जिंदगी भर के लिए आपको हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचा सकते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि ये टीकाकरण अब इतना सस्ता हो गया है, बच्चे को सिर्फ 15 रुपए में हम 1 टीका लगा सकते हैं। 3 टीके की कीमत 50 रुपए से कम हुई। बड़े आदमी को हम 30 रुपए में 1 टीका लगा सकते हैं, 90 से 100 रुपए में उसको पूरे टीकाकरण किया जा सकता है। समाज के हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर वो जागरूक है और अगर वो अपनी कमाई में से कुछ भाग इसके लिए दे सके, तो उसे अपने समाज के ऐसे व्यक्तियों का, जिन्हें वो जानता है लेकिन वो टीकाकरण नहीं करा सकता, जैसे आप देखेंगे लेबोरेटरीज में काम करने वाले कर्मचारी, ये लेबोरेटरी के काम करने वाले कर्मचारी काफ़ी गरीब भी होते हैं और ये शायद अपना टीकाकरण नहीं करा सकते, कि जो उनका एम्प्लॉयर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको एम्प्लॉयमेंट से पहले टेस्ट करे, और अगर वो नेगेटिव है तो उसका टीकाकरण कराए, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका इलाज कराया जाए, क्योंकि वो भी अपने दूसरे साथियों में फैलाएगा। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो बोझा उठाते हैं, ऐसे लोग भी इस संक्रमण से हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ से वो चीज़ें उठाते हैं वहाँ अगर संक्रमित सुई है, संक्रमित कपड़ा है, संक्रमित धोबी है जैसे काम करता है। अगर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चाहिए कि अगर सूखा हुआ रक्त भी अगर किसी जगह पर, किसी कपड़े पर पड़ा रह जाता है, ये सूखा हुआ रक्त भी 7 दिन तक इस रोग के वायरस को फैला सकता है। जैसे हम किसी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ ब्लड लगा हुआ है, हम जब उसको पकड़ के खड़े होते हैं उसको पलंग को, और हमारा हाथ उस पर रगड़ता है, तो हम पे हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि सूखे हुए रक्त भी अगर कहीं पर पड़ा है तो उसे अच्छी तरह ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसको साफ कर दिया जाए, क्योंकि इसी से संक्रमण फैल सकता है। इसके बाद हमें जरूरी जानकारी ये चाहिए
कि किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उसे टीकाकरण कराना जाना बहुत जरूरी है। आप पहले टेस्ट कराएं, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप अपना टीकाकरण जरूर कराएं। पूरे हिंदुस्तान में अब सरकार की तौर से सभी नवजात शिशुओं को जो कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेते हैं या प्राइवेट अस्पतालों में जन्म लेते हैं, ये बिल्कुल तय कर दिया गया है कि उन्हें मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा। इसलिए आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सारे नवजात शिशुओं को हम टीकाकरण करवाएं। इम्यूनोग्लोबुलिन भी इन बच्चों को लगाया जा सकता है अगर हमें पहले पता हो कि ये बच्चा जो है, जो पैदा हुआ है, उसकी मां को इसका संक्रमण है, क्योंकि अगर उसमें वायरस की संख्या बहुत अधिक है तो वो अपने बच्चे को जरूर फैला सकती है। और सिंपल टीकाकरण से जो किया जाता है वो 3 बार किया जा सकता है। 0 मतलब शुरू में, 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद। ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये टीकाकरण इसी तरह किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अब अपने देश की परंपरा के अनुसार ही अब ये टीकाकरण, साधारण टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसी में इसे समावेश कर दिया गया है। इसलिए सभी को ये टीका लगाया जाएगा और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप समय समय पर टीकाकरण करवा जाए। इसके अलावा हमें ये समझना जरूर है कि इसके दूरगामी प्रभाव क्यों होते हैं। आपने जैसा शुरू में समझा कि हेपेटाइटिस होने से कोशिकाओं में संक्रमण होता है, सूजन होती है, लीवर की कोशिकाएं मरती हैं। जब कोई चीज मरती है तो जैसे यहाँ पर हम चीरा लगाते हैं तो जब उसे ठीक होता है तो वो चीज जगह सिकुड़ जाती है। तो इसी तरह जब सेल मरते हैं, कोशिकाएं, तो धीरे धीरे सिकुड़न पैदा होती है जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं और उसके कारण लीवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है। लीवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है तो उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, सिरोसिस कहते हैं। और सिरोसिस की वजह से खून की उल्टी हो सकती है, सारे पेट में पानी भर सकता है, पाँव में पानी इकट्ठा हो सकता है और आदमी को गहरा पीलिया हो सकता है। और इसके साथ साथ भी अगर ये संक्रमण कई साल तक बना रहता है हेपेटाइटिस बी का, तो लीवर का कैंसर, जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, वो हो सकता है। और ऐसा पाया गया है कि विश्व के सारे प्रकार के कैंसर्स में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा 6ठे नंबर पर है। क्यों है 6ठे नंबर पर? क्योंकि हम निदान ही नहीं कर पाते हेपेटाइटिस बी का शुरू में, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसके कब सिरोसिस हो गया। वो पहली बार आपको जब प्रेजेंट करता है तब भी वो सिरोसिस से प्रेजेंट करता है या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से प्रेजेंट करता है। तो हमें ये जरूरी है कि विश्व भर में एक अभियान चलना चाहिए कि सब लोग अपना टेस्ट कराएं, और अगर हम टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इलाज कराएं। इलाज कराना क्यों जरूरी है? इलाज कराना और टीकाकरण कराना इसलिए जरूरी है कि दूसरे व्यक्तियों तक आपका संक्रमण ना पहुंच सके। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति में 20,000 से लेके 1 लाख या उससे अधिक मात्रा में वायरस मौजूद है तो उन्हें ऐसी दवाइयां दी जा सकती हैं जिनसे 99% चांस है कि आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और ये रोग धीरे धीरे उसके शरीर से सारा संक्रमण हट जाएगा। और ये देखा गया है कि अगर किसी को 5 साल तक उसका वायरस उसके शरीर से हटाया हुआ रखा जाए तो लीवर का फाइब्रोसिस कम हो सकता है, लीवर दोबारा ठीक होने लग जाता है, और लीवर ठीक होने लगेगा तो उसे पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आज की तारीख में 2 दवाइयां ऐसी उपलब्ध हो गई हैं कि अगर आप जिंदगी भर डायबिटीज की गोली की तरह प्रतिदिन 1 गोली रोज खाते रहें तो आप अपने शरीर से इस संक्रमण को हटा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह करें और उसे बताएं कि आप हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको टेस्ट करके बताएगा कि आपको संक्रमण है या नहीं है। अगर नहीं है तो टीकाकरण कराइए। और टीकाकरण ही एक ऐसा उपाय है जो बांधने से बांध टूट जाए उसके बाद तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बांध को अगर रिपेयर करके उसे ठीक रखा जा सके तो हम अपने शरीर को इस घातक बीमारी से बचा सकते हैं, घातक संक्रमण से बचा सकते हैं। मैं आज आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रबुद्ध नागरिक की तरह आप सब तय करें कि आपके आसपास रहने वाले आपके परिवार के सदस्य और जिन्हें भी आप जानते हैं उन्हें ये संदेश दें, आओ हम अपना टेस्ट कराएं हेपेटाइटिस बी का, और टेस्ट अगर हमारा नेगेटिव है तो हम अपना टीकाकरण कराएं। ये इस प्रकार से है जैसे आपने 2 कोको कोला पी ली और आपने सारा पैसा खराब कर दिया।
हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण 10-30 रुपए से भी कम में किया जा सकता है, बच्चों में 15 रुपए से भी कम किया जा सकता है। नवजात शिशुओं को आप न दें सोने के कंठात, कोई बड़े बड़े उपहार नहीं दें, उन्हें दें 100 रुपए का एक टीकाकरण करने का वैक्सीन की वायल दें, ताकि उसके 3 टीके लगाए जाएं और जिंदगी भर उसे हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से एक सुरक्षा कवच मिल सके। जब कभी ये संक्रमण हो जाता है और अगर हमें पता भी पड़ जाए तो हमें ऐसे भोजन पदार्थ और अपनी दैनिक कार्यक्रमों को, दैनिक दिनचर्या को इस तरह परिवर्तित करना चाहिए कि अपना वजन न बढ़ सके। हमें खान पान में विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि हम वसा से तली हुई चीज़ें हम कम से कम उपयोग करें, हम अधिक मात्रा में प्रोटीन का उपयोग करें। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हम उसका कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करें, थायराइड है तो कंट्रोल करें और अपने वजन को नियंत्रण में रखें। हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक से अधिक खाएं और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लगातार नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम करने से हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती तो आती ही है, उसके अलावा हमारा वजन का नियंत्रण भी होता है और वजन का नियंत्रण होता है तो जो वसा या चर्बी या फैट है जो लीवर में जाकर फैटी लीवर डिजीज कराती है, जिसके कारण अगर किसी को ओबेसिटी या वजन बढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ उससे हेपेटाइटिस बी भी हो गया है या हेपेटाइटिस सी हो गया है तो उसका इलाज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं, यानी 2 दुश्मन आपके शरीर में हैं। इसलिए अपने डाइट या अपने भोजन पर, अपने शारीरिक व्यायाम पर अपने को हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमें इस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जब आपको पीलिया हो जाए और उसका कारण हेपेटाइटिस बी हो, तब भी हमें सिर्फ आराम करना चाहिए। आराम भी ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पर ही पड़ें, आप सामान्यतः घूम सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं और आराम करें ताकि लीवर को आराम मिले। आप ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं लें जो कि तले हुए हों ज़्यादा। आपको हल्के तेल घी में छुकी सब्जी ले सकते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी करीब 100-150 ग्राम चीनी पी सकते हैं दिन भर में। आप सब प्रकार के फल खा सकते हैं, आधा किलो तक दूध पी सकते हैं, पाव भर दही खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, हल्के तेल घी में छुकी सब्जियां ले सकते हैं। और जो भ्रांति है कि हम पीले पदार्थ न खाएं, मैं कहना चाहता हूं कि पीले पदार्थों से कुछ नहीं होता है। हल्दी में छुकी हुई सब्जी आप खा सकते हैं, पीला आम भी खा सकते हैं।